एवरीवन, आज का हमारा वीडियो क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड है। हम चैप्टर के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने इसके कीवर्ड्स किए और ये वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर्स पर है और इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो है। एनसीईआरटी को हमने अच्छे से कवर किया है। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के लिए भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, आप सबको देख सकते हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में। हमने उनको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। अब मान लीजिए आप एग्जांपल ले लेते हैं टेराइलिन का। आप टेराइलिन को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं, नेचुरल फाइबर क्यों नहीं कह सकते। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, सिंस मैनमेड फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब क्योंकि आपने उनको नेचुरल तरीके से बनाया ही नहीं है, आपने उनको किस चीज़ों से बनाया है, पेट्रोकेमिकल से बनाया है, सारे के सारे केमिकल से बनाए हैं, तो आप उनको नेचुरल कैसे कह सकते हैं। आप उनको क्या कहेंगे, सिंथेटिक ही तो कहेंगे, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। बीच बीच में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, तो प्लीज़ आप देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मार्क दी करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन पर। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना है। रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से अलग है। ऐसा क्यों कहते हैं हम। रेयॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, हम सभी को पता है, जिसका सिल्क जैसे कि अपीयरेंस होता है। तो फर्स्ट पार्ट में भी ये है, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये भी ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये भी ठीक है। एंड इट्स फाइबर्स कैन बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और इसके फाइबर्स को भी वैसे ही बुना जा सकता है जैसे कि नेचुरल फाइबर्स को बुना जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आप कहने को ये सिंथेटिक फाइबर है लेकिन इसको ऑब्टेन किससे किया जाता है, वुड पल्प से। वुड पल्प कहीं ना कहीं तो नेचुरल ही है ना, वुड तो नेचुरल ही है, इसलिए हम इसको सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा अलग मान के चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको ये एग्जांपल देना है कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग है। इसका आपको एग्जांपल क्या मिला था चैप्टर में, तो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि इनका यूज़ किया जाता है पैराशूट्स को बनाने में और रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स को बनाने के लिए। अगर पैराशूट बना रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स बना रहे हैं, जो इतने जोखिम भरे काम होते हैं, उनमें हम इसको यूज़ करें तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ जो है वो फूड को स्टोर करने में किया जाता है। आपने देखा होगा आपके जो टिफ़िन बॉक्स हैं, लंच बॉक्स वगैरह जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। आजकल तो इनकी नई वैरायटी है, एयर टाइट कंटेनर्स भी इनमें अवेलेबल हैं। तो द 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट, दे हैव लाइट वेट, ये हल्के रहते हैं, भारी नहीं होते, आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हो। सेकंड, गुड स्ट्रेंथ, जल्दी टूटते नहीं हैं, ठीक है। और फिर थर्ड आप लिख सकते हैं, दे आर ईजी टू हैंडल, इन्हें हैंडल करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 सिंपल ऑप्शंस हैं, आप इनको आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन जब भी करना हमेशा टेबल के फॉर्म में बनाकर करना। एक साइड पे एक चीज़ लिखना, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़, और उनके पॉइंट्स आपस में लिखते चले जाना। फिर आपका क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के डिफरेंस को हमने एक्चुअली में कीवर्ड्स में भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसने हमें टैबुलर फॉर्म में अच्छे से पूछा है तो और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, दीज आर द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली। ये उस तरीके के प्लास्टिक है जो फटाफट से डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि अगर आपने इनको हीट किया तो इनकी शेप बदल जाएगी, शेप ख़राब हो जाएगी हीट करने पर, और फिर आप उनको आराम से बेंड कर सकते हो, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, शेप कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप कह देंगे पॉलीथीन एंड पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर हम आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार शेप चेंज कर दिया, एक बार मोल्ड कर दिया, जिस शेप में बना दिया, उनको आप हीट करके भी सॉफ्ट करके उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बेकलाइट, मेलामाइन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ज़रूर देने हैं आपको, ज़रूर। फिर सेकंड आता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स के लिए, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्स, कार ग्रिल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। इनका यूज़ करके टॉय बनाए जाते हैं, कॉम बनाई जाती हैं, कार ग्रिल बनाई जाती हैं, और ये सब चीज़ें हम इससे कंटेनर भी बनाते हैं।
क्योंकि आप इनको जब हीट करोगे ना तो ये सॉफ्ट होने के बाद अपनी शेप अपने हिसाब से आप इसकी बदल सकते हो। जबकि इसके सेकंड में हम इसके एग्जांपल से ही समझा सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, यानी कि जो एक बार सेट हो गए अब उनका शेप चेंज नहीं होगा, इससे आप याद रख सकते हैं। तो बेकलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसको इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में यूज़ किया जा सकता है, हैंडल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है अलग अलग बर्तनों के। फिर बी पार्ट, मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर की टाइल्स होती हैं, किचन वेयर होता है, फैब्रिक होता है, और ऐसा फैब्रिक जो आग नहीं पकड़ता, इस तरीके की चीज़ें बनाने में हम मेलामाइन का यूज़ करते हैं। इस डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास आ जाता है 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना दी गई हैं, अब उनको उसी चीज़ से क्यों बनाया गया है, हम उसको थर्मोप्लास्टिक से क्यों नहीं बना सकते थे। तो सबसे पहले आता है सॉस पैन हैंडल्स। आप जो पैन वगैरह यूज़ करते हैं घर में, जो भी पैन होगा, तवा होगा, वो सब क्या होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, हैंडल होते हैं। वो हैंडल बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक एग्जांपल है बेकलाइट। बेकलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है और जनरली बेकलाइट के ही हैंडल बने होते हैं। तो एज बेकलाइट अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का बैड कंडक्टर है, ये जल्दी गर्म नहीं होता, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। इसीलिए सॉस पैन के हैंडल्स इसी से बनाए जाते हैं, ताकि जब आप सब्ज़ी गर्म कर रहे हैं, आप हैंडल को पकड़ेंगे तो आपको हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा, जबकि सब्ज़ी अच्छे से गर्म हो रही है सॉस पैन में। फिर बी पार्ट है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस या फिर प्लग बोर्ड्स जो हैं वो हम बेकलाइट के ही क्यों बनाते हैं, जो कि एक तरीके का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकलाइट का हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप इलेक्ट्रिक प्लग पे वगैरह पे हाथ लगाएंगे तो अगर वो बेकलाइट का बना है तो आपको शॉक नहीं लगेगा। जो स्विचेस वगैरह होंगे, प्लग बोर्ड होंगे, बाहर आप उनके हाथ लगाएंगे आपको शॉक नहीं लगता, क्योंकि वो सब बेकलाइट के बने हैं, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे और आपको बचा लेंगे। फिर 8 क्वेश्चन आता है, कैटेगराइज द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आपको कुछ मटेरियल्स रखे हैं और आपको उनको कैटेगरी में डालना है कि उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, या फिर रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो कैन बी रिसाइकल्ड वाली आइटम्स हैं, ये आपको सारी की सारी आइटम्स दे रखी हैं। उसके बाद आप आंसर में कैन बी रिसाइकल्ड वाली आइटम्स में लिखेंगे आप प्लास्टिक टॉयज़ हैं। प्लास्टिक टॉयज़ क्योंकि थर्मोप्लास्टिक में आता है, उसको पिघला के कुछ और भी बना सकते हो। बॉल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक बाउल है, कैरी बैग है, प्लास्टिक की कवरिंग है जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स पे होती हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, तो इसलिए आप इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, पहले आपको जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं उनको इस चीज़ में डिवाइड कर लेना कि क्या वो थर्मोप्लास्टिक जैसे आपको लग रहे हैं या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे लग रहे हैं। अब आपको पता है जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको तो आप आराम से गर्म करके सॉफ्ट कर सकते हो, उनसे कुछ भी बना सकते हो, तो उनको तो रिसाइकिल आराम से किया जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है वही ऐसे होंगे जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अब आपको पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या आते हैं, टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, प्लास्टिक चेयर्स वगैरह थर्मोसेटिंग है। एक बार जब सेट हो गए उसके बाद आप इनको दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको किस में डालेंगे, कैटेगरी में, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड वाली कैटेगरी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राना वांट्स टू बाय अ शर्ट फॉर समर। जो राना है वो एक बच्चा है, वो अपने लिए शर्ट लेना चाहता है गर्मियों के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। तो आप उसको सजेस्ट करके बताना कि उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदनी चाहिए। आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना सजेशन उसके लिए, और फिर आपको राना को एडवाइस भी करना है अपना रीज़न देते हुए। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख जाइए और फिर मैं भी इसको बताती हूँ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि आई वुड एडवाइज़ राना टू बाय कॉटन शर्ट्स, कि हम तो एडवाइस करेंगे राना को कि वो कॉटन शर्ट्स ही ले, क्योंकि कॉटन शर्ट्स क्या करती हैं, सारा का सारा जो भी स्वेट है, समर्स में जनरली स्वेटिंग होती है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और जब जैसे ही स्वेट अब्जॉर्ब होगा, स्वेट का इवेपोरेशन होगा तो क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा ठंडा लगेगा। बिसाइड्स दे ऑल्सो प्रोवाइड एयरेशन, और वो भी काफ़ी हवादार होता है कॉटन फाइबर, काफ़ी हवा पास होगी तो आराम से रहेगा उसको पहनना गर्मियों के टाइम में। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको एग्जाम्पल देके बताना है कि जो प्लास्टिक्स हैं वो नॉन कोरोसिव इन नेचर होते हैं। आपने कभी सुना है कि प्लास्टिक को जंग लगता है? नहीं सुना ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन कोरोसिव है, इसीलिए क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट और डू नॉट हैव केमिकल रिएक्शन विद द मटीरियल्स कंटेन्ड इन इट। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मटीरियल है ही नहीं जो कि या तो एयर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाए।
जैसे ही लोहा जो है वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रहता है काफ़ी टाइम तक, तो उसके ऊपर जंग लगने लग जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो ऐसे किसी मटेरियल से बना ही नहीं है कि उसको जंग लग जाए। इसलिए बहुत सारे कंटेनर जैसे कि बकेट है, मग है, वाटर बॉटल है, फूड कंटेनर है, इसलिए तो उनको प्लास्टिक से बनाया जाता है। अगर आप उनको किसी और चीज़ से बनाएंगे, अगर वो बकेट है वो किसी और चीज़ की बनी होगी जिस पर जंग लग जाए, कॉपर है या फिर कुछ और भी चीज़ की बकेट है, तो फिर क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा, फिर आपका यूज़ भी करने का मन नहीं करेगा। कोई फूड आइटम आपको रखनी है, आप जंग लगे कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप इसको प्लास्टिक में डाल के रख सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक कंटेनर्स आर दी बेस्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुड द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या जो हैंडल है और टूथब्रश के ब्रिसल्स हैं वो क्या एक ही तरीके के मटेरियल से बनाए जाते हैं? आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। तो आप आंसर में लिखेंगे जो हैंडल्स और ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के, वो इस तरीके के मटेरियल से बनाए जाने चाहिए जिनका लाइट वेट हो, अच्छी स्ट्रेंथ हो और वो हाइजीनिक हो। हाइजीनिक यानी कि साफ़ सुथरे हों। बट द ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट इनफ। लेकिन जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, जो ऊपर ब्रिसल्स आप देखते हैं जिसको हम मुंह में लेते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए ताकि वो हमारे गम्स को हार्म ना करें। और जबकि हैंडल होना चाहिए वो थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए। स्टिफ यानी कि थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ताकि वो आराम से बेंट ना हो सके जब आप ब्रश करें। अगर आप ब्रश कर रहे हैं और एकदम से वो टूट जाए तो फिर क्या फ़ायदा, अगर वो ब्रिसल वाले मटेरियल का ही बना होगा तो इसीलिए आप हैंडल को तो रखेंगे थोड़ा सा स्टिफ और जो ब्रिसल्स होंगे वो होंगे सॉफ्ट। फिर आ जाते हैं हम 12th क्वेश्चन पर, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। एक एडवाइस दी जाती है कि प्लास्टिक को जितना हो सके उतना अपने से दूर रखना चाहिए, हम उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। घर की बात हो, बाहर की बात हो, प्लास्टिक आप हर जगह देखते हैं। लाइफ आप उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन प्लास्टिक को यूज़ करना हार्मफुल हो सकता है। आंसर में आप लिखेंगे सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो कई सालों बाद आप देखेंगे तो आपको प्लास्टिक वैसे का वैसा ही मिलेगा। बैक्टीरिया उस पर कुछ नहीं कर पाएगा, उसको नहीं तोड़ पाएगा, ना उसकी वर्मिंग कंपोस्टिंग हो पाएगी। तो इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ही नहीं। एनवायरनमेंट में कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, उसको डिकम्पोज ही नहीं कर सकते हैं हम। बिसाइड्स इट्स बर्निंग रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम। और अगर आप उसको जलाने की कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए तो क्या होगा, बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स निकलेंगी, बहुत धुआं निकलेगा जो कि पॉइजनस है, जहरीला है और एटमॉस्फेयर में जाते ही पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास 13 क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है। आपको ए कॉलम में कुछ ऐसी आइटम्स दे रखी हैं और बी में उनका यूज़ दे रखा है या फिर उनका प्रिपरेशन दे रखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीएस्टर से। पॉलीएस्टर क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता है कि पॉलीएस्टर एक इस तरीके का फैब्रिक है जो आसानी से रिंकल नहीं करता। आपने पॉलीएस्टर के नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं देखे, आपने ये भी नहीं पढ़ा कि पॉलीएस्टर को वुड पल्प से बनाया जाता है, आपने ये भी नहीं पढ़ा कि पॉलीएस्टर से पैराशूट या स्टॉकिंग्स बनाई जाती हूँ। तो आपको अच्छे से पता है कि जो पॉलीएस्टर है उसका सही आंसर है डी, ऐसे फैब्रिक्स बनाना जिसको जो कभी जो रिंकल नहीं होता, मुरझाता नहीं है या फिर उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, टेफ्लॉन। आंसर्स मैंने लेफ्ट साइड पर लिखे हैं। टेफ्लॉन की बात की जाए तो जो टेफ्लॉन है वो एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। उससे नॉन स्टिक कुकवेयर बनाया जाता है जिस पर ऑयल और वाटर जो है वो चिपकता नहीं है। थर्ड पे हम आ जाते हैं रेयॉन पर। रेयॉन क्या है? रेयॉन इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। रेयॉन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है और ये किससे बनाया जाता है? वुड पल्प का यूज़ करके बनाया जाता है। फोर्थ आ जाते हैं हम नायलॉन पर। नायलॉन की बात की जाए तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता है कि नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका यूज़ पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। तो इसका बी पार्ट आप करेक्ट टिक करेंगे। 14th क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करके चीज़ों को बनाएंगे तो आप एक तरीके से फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, आप ट्रीज़ को बचा रहे हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? आंसर आप लिखेंगे द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल। हम सभी को पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो है उसको प्रोड्यूस करना प्लांट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हम प्लांट को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। हम किससे बना रहे हैं? वाटर से बना रहे हैं, कोल से बना रहे हैं, पेट्रोकेमिकल से बना रहे हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर जो है वो लोगों की काफ़ी हद तक मदद भी कर पा रहे हैं आज के टाइम में। Thus the forests are not destroyed to manufacture clothes and other items। तो अगर हम इन सब चीज़ों से बनाएंगे तो जो फॉरेस्ट है
वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे इन आइटम्स को बनाने से। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम ऐसे कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर हम इनको मैन्युफैक्चर करें सिंथेटिक फाइबर्स को, तो वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में बहुत मदद करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। अगर आपसे कोई एक्टिविटी पूछ ले कि अगर आपको बताना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप उसको एक एक्टिविटी के थ्रू कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो आप कैसे बता सकते हैं कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस 15th क्वेश्चन में आप एक एक्टिविटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे थर्मोप्लास्टिक जो है वो एक पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या करना, आप एक थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट लेना, ठीक है, एक्टिविटी को शो करने के लिए उसको कनेक्ट करना है सेल के एक टर्मिनल से, सेल के दूसरे टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया कॉपर वायर को। अब एक्चुअली क्या किया, हमने सर्किट को कंप्लीट मान लिया और हमने बल्ब को भी उससे कनेक्ट कर दिया। अब एक्चुअली में इस टाइम पे बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। बल्ब ग्लो नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, सर्किट में कुछ ऐसा है जो कि पुअर कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, उसने इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दिया अच्छे तरीके से। और हमें पता है कि वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट ही ऐसा है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, अगर आप थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट को सर्किट से हटा देंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो ये ऐसा दिखाने के लिए है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप पूरा इसको ड्रॉ करना, अच्छे से समझाना, और इसमें आप लिखेंगे इफ़ यू मेक एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूजिंग कॉपर वायर, अ थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट, अ बल्ब एंड अ सेल एज शोन इन द फिगर बिलो, तो बल्ब जो है वो तो ग्लो नहीं करेगा। हाउएवर इफ द थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द बल्ब ग्लोज अप। दिस शोज दैट थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पता चल गया क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं किया तो यानी कि थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए जितने भी स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, वो थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट के बनाए जाते हैं, जैसे कि बेकलाइट के बनाए जाते हैं, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है। तो इस वीडियो के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को कम्प्लीटली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के साथ, उसके भी कीवर्ड्स, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।